आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण जून 2023। तो इसका हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। प्रतियोगिता दर्पण का पहला टॉपिक नेशनल करंट अफेयर्स का होता है। इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे सामने नेशनल करंट अफेयर्स में पहला टॉपिक आ रहा है, असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र राज्य सरकार व दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो प्रतियोगिता दर्पण में जो भी चीजें दी हुई हैं, उससे पहले हम लोग अपना एक डायग्राम के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये मुद्दा है क्या। तो हमें ये समझना है कि ये एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो त्रिपक्षीय समझौता तीन लोगों के बीच में होगा, तीन सरकारों के बीच में हो सकता है या तीन क्षेत्रों के बीच में भी हो सकता है। तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, दूसरा इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है यानी कि असम गवर्नमेंट, और तीसरा दो उग्रवादी संगठन के साथ किया गया है। तो दो उग्रवादी संगठन, ठीक है। हमारे एग्जाम में यही पूछेगा कि उन दो उग्रवादी संगठनों का क्या नाम है जिसमें हाल फिलहाल में इनके साथ समझौता किया गया। तो उन दो का नाम हमें जानना आवश्यक है, किन दो उग्रवादी संगठन के बीच समझौता हुआ है। तो पहला नाम हमें एग्जाम के लिए जानना है, दोनों का नाम दिमासा से शुरू होगा। दिमासा एक असम का जिला भी है। तो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, एक ये नाम हमें जानना है। और दूसरा एग्जाम के लिए हमें जानना है दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल, ठीक है। तो हमसे एग्जाम में इन्हीं दो के नाम जानने का प्रयास किया जाएगा। तो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के साथ केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट ने एक समझौता किया है और इन दोनों संगठनों ने उग्रवाद को छोड़ दिया है। और सरकार ने ये घोषणा की है कि अब असम में एक भी उग्रवादी संगठन नहीं है। ये जो दिमासा है एक जिले का नाम है असम में, ये हमें ध्यान में रखना है कि इन्हीं के नाम के कारण दिमासा नेशनल पार्टी और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम बना है। दिमासा हसाओ नामक एक जिला। अब प्रतियोगिता दर्पण में आए उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि असम के तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ इतनी उग्रवादी संगठन सक्रिय है। तो आप मैप में ये देखिएगा, यहाँ पे ये जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल है। इस पोर्शन को चिकन नेक कहा जाता है। बिहार के किशनगंज से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बंगाल का एक जिला आता है अलीपुरद्वार, जहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व भी, इसी एरिया को चिकन नेक कहा जाता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई देश अधिकार कर लेता है तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है हमसे अलग हो जाएगा, इंक्लूडिंग बांग्लादेश से भी हमें आने जाने में असुविधा हो। तो ये जो पूरा पोर्शन है मोस्टली जनजातियों का है और दूसरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ आवागमन के साधन बहुत बेहतर नहीं है एज कंपेयर टू अदर्स इंडियन स्टेट। तो हम लोग देखेंगे कि जहां पे हिल स्टेशंस होते हैं या पहाड़ी एरिया होते हैं और जहां पे ट्राइबल्स ज्यादा होते हैं वहां पे उग्रवाद थोड़ा ज्यादा रहता है। और तीसरा जो सेंटर से दूर होगा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है, जनजातीय क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है, और जो सेंटर से दूर होता है, विकास से दूर होता है, वहां पे उग्रवादी संगठन पनपते हैं। चौथा एक ये भी कारण है कि यहाँ पे जो प्रजाति है मंगोलायड प्रजाति, और भारत में मोस्टली आर्यंस प्रजाति रहते हैं। तो इन लोगों का जो एक कनेक्शन है बहुत बेहतर आज भी नहीं हो पाया, विकास इन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। और साथ में जो ये ट्राइबल्स जो होते हैं वो चाहते हैं हमें ऑटोनोमस गवर्नमेंट मिले ताकि अपने क्षेत्र में हम अपने अनुसार विकास करें, राजनीति करें। यही एक मूल कारण है उग्रवाद के पनपने का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये असम का क्षेत्र है और असम
को ही थोड़े थोड़े भागों में बांटकर इन अदर स्टेट का निर्माण किया गया है, जैसे नागालैंड हो, मणिपुर हो, अभी मणिपुर में बहुत हिंसा हुई है, हो भी रही है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय। इनका जो विवाद है, अरुणाचल से भी सीमा विवाद रहता है, नागालैंड से भी सीमा विवाद रहता है, मणिपुर से भी सीमा विवाद है, मिजोरम इंक्लूडिंग मेघालय से भी असम का सीमा विवाद है। एक ये भी कारण होता है, सीमा विवाद के कारण उग्रवाद का उदय होता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे जो ट्राइबल रहते हैं वो चाहते हैं कि मेरे अनुसार गवर्नमेंट चले, सेंटर के अनुसार या स्टेट के अनुसार नहीं। तो इन सभी कारणों से उग्रवाद का उदय होता है। ठीक है, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल 2 उग्रवादी संगठन का नाम हमें याद रखना है और इस मानचित्र को भी हमें ध्यान में रखना है। इस इंपॉर्टेंट एरिया को भी ध्यान में रखना कि ये जो चिकन नेक अब एग्जाम में पूछेगा कि भारत का चिकन नेक किसे कहा जाता है, तो आप गूगल में भी देखिएगा तो इसी क्षेत्र के विषय में बताया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है चिकन नेक का, इन सभी चीजों के बारे में जानना आवश्यक है। अब यदि हम प्रतियोगिता दर्पण की ओर आते हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हम लोग रीड आउट करेंगे। पहला तो हम लोगों ने पढ़ा, असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र, राज्य सरकार और 2 दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है, पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता उस समय मिली जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। डेट्स जानने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः ये होता है कि जब भी उग्रवादी संगठनों के साथ, आतंकवादी संगठनों के साथ शांति समझौता होता है तो गृह मंत्री करते हैं, वो शांति समझौता गृह मंत्री करते हैं। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है, असम के मुख्यमंत्री का नाम श्री हिमंत विश्व शर्मा है। ये पहले कांग्रेस के एक कद्दावर असामी नेता थे जिन पे इनकम टैक्स ईडी की कार्रवाई हुई। उसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। तो इन तीनों ने मिलकर नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत डीएनएलए प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ा है। ठीक है, अब यही है उग्रवादी संगठन के मुख्य नेता और अमित शाह के साथ यहाँ पे समझौता हो रहा है। यहाँ पे अमित शाह हैं और यहाँ पे हिमंत विश्व शर्मा है। ये एक यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, यहाँ पे सीमा समझौता हुआ। तो इसमें और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें वही जानना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ में अगला टॉपिक जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता संपन्न, इसमें पढ़ लेना है और पीटी के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत हमारे लिए एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू है, अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। तो सबसे लेटेस्ट पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है और किसी भी पीटी के एग्जाम में ये पूछा जाएगा। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा नेशनल पार्टी से छीन लिया गया है। ये 3 नाम में हमें जानना है। अब एक पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हमें ये इंपॉर्टेंट इतना ही अगर पढ़ा जाए तो काफी है कि किसे दे दिया गया है नेशनल पार्टी का दर्जा और किससे छीन लिया गया। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि किसे राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे, किसे राज्य स्तरीय पार्टी कहेंगे और किस प्रकार एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है और किस प्रकार एक राज्य स्तरीय पार्टी बनती है। तो प्रतियोगिता दर्पण में आने से पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी आपको बनाना है। ठीक है, अगर आप राष्ट्रीय पार्टी का नाम रखते हैं राष्ट्रीय भारत पार्टी, आप ही एक पार्टी को फॉर्म करते हैं, तो किस प्रकार आप उस पार्टी को नेशनल पार्टी कहेंगे या उसे दर्जा देंगे? आप खुद अपने आप में सोचिए कि अगर आपको पार्टी बनाना है तो आपको करना क्या होगा। उसमें करना ये होगा, आपको पहला शर्त ये है, निर्वाचन आयोग बताता है कि 4 राज्यों में, पहले तो
4 राज्यों में आप राज्य स्तरीय पार्टी हो, यानी अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो कम से कम 4 स्टेट में, इंडिया के 4 स्टेट में आप स्टेट लेवल की पार्टी होंगे तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो 4 स्टेट में यदि आप राज्य स्तरीय पार्टी हो गए तो आपको नेशनल पार्टी कहा जाएगा। इन्हीं नॉर्म्स पे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में और एक और जगह में राज्य स्तरीय पार्टी वो बन चुके हैं। तो आपको आपने एक पार्टी बनाई राष्ट्रीय भारत पार्टी, और आपने 4 स्टेट में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। हम लोग बाद में देखेंगे कि अब राज्य स्तरीय पार्टी हम बनेंगे कैसे। पहले हम लोग नेशनल पार्टी बन रहे हैं, तो 4 राज्यों में हम लोग राज्य स्तरीय पार्टी बन गए। अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका ये है केंद्रीय पार्टी बनने का, कि मान लिया जाए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला, तो 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप करिएगा क्या कि 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में, ये ध्यान रखना है कि कम से कम 4 राज्यों में आपको कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना पड़ेगा। वैलिड वोट का, वैध मतों का 6% प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही 4 लोकसभा की सीट प्राप्त कर लेते हैं तो आपको केंद्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि पूरे भारत में आप चुनाव लड़िए और केवल 4 राज्यों में वैलिड वोट का 6% आप प्राप्त कर लीजिए, मिनिमम 6% प्राप्त कर लीजिए, और साथ में पूरे भारत में 4 लोकसभा की सीट्स आप जीत लीजिएगा तो आपकी राष्ट्रीय भारत पार्टी एक नेशनल पार्टी हो जाएगी। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है, ये दोनों काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये करना है कि कम से कम 3 राज्यों में, आपको ये करना है कि कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट प्राप्त करनी। मान लिया जाए कि बिहार में 40 सीट है तो इसका 2% आपको प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है तो इसका आपको 2% प्राप्त करना है। बंगाल में 42 सीट है तो इसका 2% आपको प्राप्त करना है। 3 राज्यों में जो सीट्स है उनका यदि आप 2% सीट्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो इन 3 तरीके से केंद्रीय पार्टी आप बन सकते हैं। आपकी जो राष्ट्रीय भारत पार्टी का जो निर्माण आप चाहते हैं तो उसे आप केंद्रीय पार्टी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक समस्या आती है कि राज्य स्तरीय दल आप कैसे बनाएंगे। और शुरुआत में ये होता है कि तुरंत कोई भी केंद्रीय पार्टी नहीं बन सकता। तो केंद्रीय पार्टी से पहले थोड़ा सा आसान रास्ता ये होता है कि पहले हम लोग अपने अपने स्टेट में एक राज्य स्तरीय पार्टी बन जाए। तो राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या शर्त है राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए। तो बिहार में जैसे 2025 में चुनाव है, आपने राष्ट्रीय भारत पार्टी का निर्माण कर लिया है, अब आपको स्टेट लेवल पे आना है, बिहार की राज्य स्तरीय पार्टी बननी है। तो उसके लिए आपको क्या करना हो कि मान लीजिए 2025 में जो बिहार का चुनाव होने वाला है, 2025 में जो बिहार का चुनाव होने वाला है उसमें जितना वैलिड वोट डाला जाएगा पूरे बिहार में, उसका 6% वैलिड वोट आपको पड़ना चाहिए। और साथ ही साथ पूरे बिहार में जो 243 सीट्स हैं उसमें से केवल और केवल 2 सीट अगर आप जीत लेते हैं 6% वैलिड वोट के साथ, 2 विधानसभा का सीट्स आप जीत लेते हैं तो आपको स्टेट लेवल की पार्टी घोषित कर दी जाए। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि लोकसभा में जो अगले साल जो 2024 का लोकसभा होने वाला है उसमें स्टेट में, बिहार राज्य में जितना वैलिड वोट पड़ेगा लोकसभा के लिए, पूरे लोकसभा में जो 40 लोकसभा सीट्स हैं उसमें पूरे बिहार में जितना वैलिड वोट पड़ेगा उस वैलिड वोट का आपको 6% प्राप्त करना है और कम से कम 1 लोकसभा सीट आपको जीतनी। यहाँ पे राज्य के चुनाव में 6% वैलिड वोट और 2 राज्य स्तरीय, 2 विधानसभा का सीट वो आप नहीं कर सकते हैं तो लोकसभा का 6% वैलिड वोट प्राप्त करिए
और एक लोकसभा का सीट आप जीत लीजिए। और केंद्र में केंद्रीय पार्टी बनना है तो 6% वैलिड वोट प्लस 4 लोकसभा सीट, 4 नहीं जीत सकते, 1 जीत सकते हैं तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि विधानसभा के चुनाव में 3% वैलिड वोट, कुल वोट का 3% वैलिड वोट, या अगर आपको प्रतिशत में नहीं जाना है तो आप 3 विधानसभा का सीट जीत लीजिएगा तो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाइएगा। जैसे अभी एक नई पार्टी बनी है जन सुराज पार्टी, ठीक है, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, और 2025 के चुनाव में वो 3 विधानसभा का सीट जीत लेती है तो वो राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी। चौथा, आपको ये ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे परसेंटेज का बात नहीं था, अब केवल आप एक भी सीट नहीं जीत, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आप 8% वैलिड वोट प्राप्त कर ली। आप 8% वैलिड वोट प्राप्त कर लेते हैं, सीट से आपको नहीं मतलब है, आप केवल 8% वैलिड वोट प्राप्त कर लीजिएगा तो आपकी जो राष्ट्रीय भारत पार्टी है उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। एक तरीका और है राज्य स्तरीय पार्टी बनने का कि मान लिया जाए कि बिहार में जितने भी सीट्स हैं, प्रत्येक 25 सीट में, आपके स्टेट के प्रत्येक लोकसभा के 25 सीट में कम से कम 1 सीट आपकी होनी चाहिए। अगर बिहार में 40 है तो कम से कम 1 सीट यदि लोकसभा का आप जीत जाते हैं तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, यानी कि राज्य की लोकसभा प्रत्येक 25 सीट में कम से कम 1 सीट उसे प्राप्त है तो आप स्टेट लेवल में आपको राज्य स्तरीय पार्टी मिल जाएगी। सबसे आसान तरीका है कि आप एक पार्टी बनाइए और पूरे बिहार में 3 सीट जीत लीजिए और स्टेट लेवल की पार्टी आप बन जाइए। दूसरा आसान तरीका है कि 6% वोट प्राप्त करिए, एक विधानसभा का सीट जीत लीजिए। तो ये 2 तरीका है आपको केंद्र में नेशनल पार्टी बनने का और दूसरा राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी बन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के अनुसार भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। उस प्रतियोगिता दर्पण जाने से पहले एक थोड़ा सा उदाहरण के मदद से जानना आवश्यक होता है, ना तो इंसान अकेले भी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकता है। अब केंद्रीय पार्टी बने या राज्य स्तरीय पार्टी बने तो इसका महत्व क्या है। तो मान लिया जाए कि आप एक राज्य स्तरीय पार्टी बन गए हैं, या बीजेपी एक केंद्रीय पार्टी है, कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक केंद्रीय पार्टी है, जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है? तभी तो ये लोग, आप देखिएगा जब नागालैंड में चुनाव होगा, अरुणाचल में चुनाव होगा, कि जो बिहार की लोकल पार्टी है, लोजपा है, राजद है या जदयू, वहां जाके चुनाव लड़ती है और वहां भी 2-4 सीट्स जीत लेती है। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एक चुनाव चिन्ह मिलेगा। जैसे बीजेपी केंद्रीय पार्टी है तो उसका जो चुनाव चिन्ह लोटस है, कमल है, उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। या आपकी पार्टी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो मान लिया जाए कि आपको पेन यानी कि कलम आपका चुनाव चिन्ह है तो इसका उपयोग मैं नहीं कर सकता हूं। ये एक इम्पोर्टेंट हो गया मुद्दा। दूसरा कि कैपिटल में यानी कि राजधानी में आपको एक ऑफिस मिल जाएगा जहां पे आप मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तीसरा कि जो वोटर लिस्ट होता है उसे आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसके लिए पैसा नहीं देना। चौथा, संसद टीवी है या डीडी न्यूज वगैरह है, उसमें आप एडवर्टीजमेंट अपना चला सकते हैं। ये 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर साथ में एक होता है कि जो जब चुनाव होता है तो आप कम से कम 40 स्टार प्रचारक वगैरह रख सकते हैं। ये सब महत्व है आपको सेंट्रल लेवल का पार्टी बनने में या फिर केंद्रीय पार्टी बनने में या आपको राज्य स्तरीय पार्टी बनने में, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें ये देखना है कि वर्तमान में कितनी पार्टी सेंट्रल पार्टीज हैं। इसमें हमेशा हेर फेर होता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। अभी लेटेस्ट में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है क्योंकि इन्होंने अभी गुजरात में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो भारत में
वर्तमान में 6 पार्टी नेशनल पार्टी है। ठीक है, पहला हम जानते हैं बीजेपी, जो पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता के स्तर पे पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस, ये सब एक पार्टी है, नेशनल पार्टी। तीसरा जो भी लेटेस्ट में आम आदमी पार्टी हो गया, ये पूछा जा सकता है। चौथा मायावती का बहुजन समाजवादी पार्टी, यूपी वाला बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी अभी नेशनल पार्टी नहीं है, पहले थी। 5वें नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको सीपीएम बोला जाता है। सीपीआई है, एक सीपीएम। सीपीएम जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये नेशनल पार्टी है। और एक नाम हमें जानना जरूरी है, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र पार्टी जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। संगमा साहब की ये पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट की, ये एक नेशनल पार्टी है। तो इस प्रकार 6 नेशनल पार्टीज हो गई। अभी हाल में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद यादव की, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनसे राष्ट्रवादी पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इतना हमें जानना चाहिए, वो पीटी के भी लेवल पे हो या मेंस के लेवल पे हो। अब प्रतियोगिता दर्पण में इन्हीं सभी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, एक बार हम उसे रीड आउट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा लाइन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ये दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, दिल्ली में तो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की। गोवा में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जहां तक मुझे याद है 2 एमएलए सीट्स उन्होंने जीते हैं, हम कंफर्म नहीं। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, भगवंत मान की, और गोवा और गुजरात में उनका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इस प्रकार 4 राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस करने के कारण, उनके जो नॉर्म्स है वो पूरा करने के कारण, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि 6 पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। ये जो ब्लैक से लिखा गया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद इन सभी चीजों को पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, समय का बर्बादी है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता है तो आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहला है कि आप एक पार्टी बनाइए और कम से कम 4 राज्यों में आपको राज्य स्तरीय मान्यता मिलनी चाहिए, तो आप नेशनल पार्टी हो जाइएगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। दूसरा, पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% या अधिक मत प्राप्त हो, तथा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हो, तो आप नेशनल पार्टी हो सकते हैं। जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि आप कोई पार्टी बनाए हैं और पिछले लोकसभा में वैध मतों का 6% आपको मिल जाए, या आप लोकसभा में 4 सीट जीत लीजिएगा, तो आप नेशनल पार्टी हो जाइएगा। या 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। वैलिड वोट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बूथ पे जाते हैं वोटिंग करने के लिए, तो मान लिया जाए कि 100 लोग वोट करते हैं, तो 4-5 वोट ऐसा होता है जो कैंसल हो जाता है। उसके पीछे कारण है कि कुछ लोग बीजेपी को पे भी बटन दबा देते हैं, कांग्रेस पे भी बटन दबा देते हैं, तो उन सभी कारणों से वोटिंग गलत हो जाता है। कुछ न कुछ टेक्निकल एरर्स आता है, तो उनका वोट को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद जितना वोट होता है, 100 में से मान लीजिए 4 वोट को कैंसिल किया जाए, तो 96 जो हुआ वो वैलिड वोट हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3 या अथवा अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 2% सीटें आपको प्राप्त होनी चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कम से कम 3 या उससे अधिक राज्यों में आपको 2% सीट आप जीतते हैं, तो आपको केंद्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये हम लोगों ने देख ही लिया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आप फिर से पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो। पिछले बार 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, आपने एक पार्टी बनाई है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी,
या भारतीय पार्टी, आपने चुनाव लड़ा था राज्य विधानसभा में बिहार में, अब जस्ट कल्पना करिए, अज्यूम करिए, और आपने 6% वैलिड वोट प्राप्त कर लिया है और साथ में आपके 2 उम्मीदवार विधायक बन गए, तो आपको आपकी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। बहुत अच्छा लाइन है। साथ में इसके अलावा दूसरा तरीका ये है आपको राज्य स्तरीय पार्टी बनने का कि लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों के 6% मत प्राप्त हो, साथ ही पार्टी का कम से कम एक सांसद। 2019 में चुनाव हुआ और आपने जो पार्टी बनाई उसमें से बिहार में जो 40 सांसद बनते हैं, तो 40 में से एक सांसद आपके होने चाहिए और साथ ही साथ बिहार में जितना वोटिंग लोकसभा के लिए हुआ है उसका 6% आपको मिल जाए, तो आपकी पार्टी बन जाएगी राज्य स्तरीय पार्टी। तीसरा तरीका ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में कम से कम 3% मत प्राप्त कर लिए, या तो इतना आप कर लीजिए। राज्य स्तरीय पार्टी की जब बात होगी तो केवल और केवल अपने स्टेट की बात होगी। आप बिहार में 2020 में चुनाव लड़े और 3% वोट ले लिए, 6% नहीं, 3% वोट ले लिए, 3% वोट ले लिए और 3 विधायक आपके जीत गए। कम से कम साथ में 3 विधायक आपके जीत गए। यहाँ पे 2 विधायक था तो 6% था, यहाँ पे 3 विधायक अगर जीत गए हैं तो 3% से आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाइएगा। यहाँ पे या नहीं लिखना चाहिए था, साथ ही लिखना चाहिए था। चौथा तरीका है विगत विधानसभा या विगत लोकसभा चुनाव में राज्य में खुद वैध मत का 8% प्राप्त कर लीजिए। यानी आपकी पार्टी है 2019 में चुनाव लड़ी है लोकसभा का और कोई सीट नहीं जीती है, लेकिन अगर 8% वोट उसे मिल गया तो राज्य स्तरीय पार्टी बन गई। लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हुआ और 8% वोट मिल गया, वैध वोट मिल गया, तो राज्य स्तरीय पार्टी बन गई। पांचवा तरीका है राज्य में लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों या उसके अंश में से कम एक सीट आपको प्राप्त होनी चाहिए, तो आप राज्य स्तरीय पार्टी बन सकते हैं। तो इतना पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए काफी है, इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पर्यावरण को देखते हुए महत्वपूर्ण है, भारत में बाघ संख्या अब 3167 हो गया है, 5वें चक्र की गणना रिपोर्ट। इतना पढ़ने से पहले हम लोग समझने के लिए फिर से जाएंगे अपने नोट्स पे और देखेंगे भारत में बाघ की क्या स्थिति है, टाइगर की क्या स्थिति है शुरू से अभी तक। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि 1973 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। 2023 में 50 साल पूरा हुआ, 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर का। तो मोदी जी ने कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में, ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां सालगिरह मनाए हैं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां सालगिरह, 50वां वर्षगांठ कर्नाटक के मैसूर विश्वविद्यालय में मनाया गया है। प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघ रिपोर्ट आती है। सबसे पहला रिपोर्ट कांग्रेस के ही गवर्नमेंट में 2006 में आया था। ये पहला बाघ रिपोर्ट था जो 2006 में आया। लगभग 4 सालों पे बाघ का रिपोर्ट आता है। फिर 2018 के डेटा को ध्यान में रखना है कि 2018 में एक बाघ रिपोर्ट आया तो उसमें बताया गया कि हमारे पास 2967 बाघ थे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि 1973 में बाघ कितने थे। अभी 2967 बाघ थे। कब? 2018 में, लोकसभा चुनाव से पहले। 2022 में जो रिपोर्ट आया, 23 में प्रकाशित हुआ, तो 200 बाघ बढ़ गए, तो 3167 हो गया। तो यहाँ पे हमसे पूछ सकता है कि पिछले रिपोर्ट और अभी के रिपोर्ट में क्या अंतर है, तो 200 का अंतर है, 200 बाघ बढ़ गए। ठीक है, एक चीज हमसे पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व में कि कितने टाइगर, टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं, तो 53 है। वर्तमान में लेटेस्ट डेटा है 53 टाइगर रिजर्व। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ था, कहाँ है,
तो उत्तराखंड में उस टाइगर रिजर्व का नाम है जिम कॉर्बेट। ये ध्यान रखना, हमारा ये पहला टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसे नेशनल पार्क भी कहते हैं। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज का नाम था। ये हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। 53 टाइगर रिजर्व याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्टेट के हैं कम से कम उसे याद रखिए। बिहार को ध्यान में रखा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है हमारे पश्चिम चंपारण में। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 4-5 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है ये हमें ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है रानीपुर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ अभी बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में बनाया गया टाइगर रिजर्व। ठीक है। वन एवं पर्यावरण की बात है तो हमें जानना है वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, राजस्थान के रहने वाले और वहीं से राज्यसभा सदस्य भी हैं। कभी ये बिहार प्रभारी भी रहे थे भूपेंद्र यादव। संगठन में भी बीजेपी का ये काम करते थे। अब कुछ चीजें हमें और जानना है, जैसे जब जब बात होगी चित्रकूट की तो इसमें कंफ्यूजन रह रहा है। जैसे झांसी में भी कंफ्यूजन है कि यूपी में है या एमपी में है। एक्चुअली में झांसी यूपी में। तो ये जो चित्रकूट है इसे हम लोग मैप में भी देखेंगे। ये जो चित्रकूट है आप गूगल करिएगा तो कभी ये मध्य प्रदेश में दिखेगा, कभी ये यूपी में दिखेगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि क्षेत्र जो होता है 2 स्टेट 3 स्टेट में भी दिख सकता है उसका जमीन। तो जब चित्रकूट एक जिले के रूप में बात होगी तो चित्रकूट जिला, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जहां एक कलेक्टर बैठेगा वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जब चित्रकूट की बात एक छोटे से शहर की होगी, नगर परिषद की बात होगी, एक छोटे से शहर की बात होगी, तो एक छोटा सा शहर है चित्रकूट मध्य प्रदेश में जो सतना जिले में आता है। ठीक है। ये हमें ध्यान रख, चित्रकूट नामक क्षेत्र जो है यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में है। दोनों का कुछ भाग यूपी में और कुछ भाग मध्य प्रदेश। ये वही चित्रकूट है जहाँ पे 14 वर्ष में से 11 वर्ष हमारे श्री राम ने वन में गुजारे थे। अब हम मैप में जाते हैं और देखते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व के विषय। तो आप देखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व को, तो ये जो एरिया है यही एरिया चित्रकूट है। इलाहाबाद और सतना जिले के बीच का जो भाग है वो बांदा और चित्रकूट कहलाता है। पहले बांदा जिले से ही काट के उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला बनाया गया। यहीं पे रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। चित्रकूट का एक भाग उत्तर प्रदेश में है चित्रकूट जिले के रूप में। यहाँ पे सतना जिला है और सतना जिला में चित्रकूट है। ठीक है। इस एरिया में अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें दी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में बाघ संख्या 3167 हो गई है। 5वें चरण की गणना रिपोर्ट अभी आई है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं 2023। सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम कॉमेमोरेशन ऑफ 15 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर मैसूर विश्वविद्यालय में हुआ है। डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं, अप्रैल महीने में हुई थी। जो बोल्ड ब्लैक में लिखा रहता है वो प्रतियोगिता दर्पण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट अभी आया है। ये पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 3167 बाघ हैं भारत में और 2018 में 2967 थे। इस प्रकार 200 बाघ की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत में 6.97% बढ़ा है। लगभग 7% बाघ बढ़ गए हैं। 6.97%। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2006 में पहली बार बाघ गणना रिपोर्ट आई थी। उस समय लगभग 1411 बाघ थे भारत में। तो आप ये याद रख सकते हैं 2006 में पहला रिपोर्ट आया था 1411 था। लास्ट 2967 था। अभी लेटेस्ट 3167 है। 5वां रिपोर्ट है, ये ध्यान में रखना है। साथ में हमें ये ध्यान में रखना है कि बाघ संख्या के 2022 के यह आंकड़े अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अनंतिम है। जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के शुभारंभ के अवसर पे जारी हुआ है। अभी एक अलायंस हुआ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। इन आंकड़ों में बाघ
2022 में बाघ संख्या की रेंज अभी पूरी तरह से जारी नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। उस समय 263 बाघ थे। भारत लगातार बाघ भारत में बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के समय में 9 टाइगर रिजर्व हमारे पास थे और अभी 53 टाइगर रिजर्व हो गए। एक यहाँ पे ध्यान रखना कि विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% भाग भारत में, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि अभी हम लोग का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया था। इस प्रकार 75% बाघ भारत में ही। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। अभी 53 टाइगर रिजर्व है, आप इसे मैप से भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व याद रखना आवश्यक भी नहीं है, याद भी नहीं होगा, लेकिन इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो एक बार रीड आउट कर लेना आवश्यक है। जो महत्वपूर्ण है उसे तो याद रखना ही है। जैसे कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बहुत बार एग्जाम में पूछा। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसकी घोषणा 73-74 में हुई थी। 73-74 में 9 टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई। यही कारण है कि 9 टाइगर रिजर्व 73-74 में सबसे पहले जो घोषणा हुआ है इस जिम टाइगर रिजर्व का। यदि आप कभी उत्तराखंड में जाइएगा तो हल्द्वानी नैनीताल जिले में ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आता है। इसके बाद बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व असम वाला भी बहुत बार पूछा हुआ है। चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन टाइगर रिजर्व भी महत्वपूर्ण है। इसका एक भाग बांग्लादेश में भी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व हमेशा था, डिस्कवरी चैनल में बहुत बार दिखाया गया राजस्थान का। झारखंड में संभवतः एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, हालांकि यहाँ अब एक भी बाघ नहीं। पलामू जिला में डाल्टनगंज के आसपास पलामू टाइगर रिजर्व है, हालांकि अब यहाँ पे एक भी बाघ नहीं है, हालांकि ये टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में सिमली पाल टाइगर रिजर्व है मयूरभंज जिले में, जहाँ की रहने वाली हमारी राष्ट्रपति हैं। मयूरभंज टाइगर रिजर्व। एक है मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व। 53 में से 53 हमसे पूछ सकता है और आपको समझ के याद रखना है, मैप के आधार पे इसे समझना है। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व। एक नदी है पेरियार केरल में, उससे याद रखना कि पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में। छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। एक और है अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पश्चिम बंगाल में जो अलीपुर द्वार है, जो चिकन नेक कहलाता है, उसी अलीपुर द्वार में एक है बक्सा या बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा का किला है, तिब्बतियों का था, उसी बुक्सा किले के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। जो भारत चीन वॉर हुआ तो तिब्बतियन वहां से भागे थे, तो उसी अलीपुर द्वार में एक किला बना के रहे थे, उसका नाम दिया था उन्होंने बक्सा किला। अब है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व यही है, नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का टाइगर रिजर्व है नामदफा, जिस प्रकार मानस था। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। तमिलनाडु का कलाकड, आपको नाम से लग जाएगा कि किस एरिया का है। कलाकड टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, 1989-1919 में बना था। और अभी एक और टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई है, कैमूर टाइगर रिजर्व, जो घोषणा हुई है कि आने वाले समय में इसे शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। आपको सिर्फ नाम याद रखना, पेंच टाइगर रिजर्व। फिर मध्य प्रदेश में ही है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर महाराष्ट्र का टंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। अंधेरी एक जगह का भी नाम है मुंबई के आसपास, उससे आपको पकड़ लेना है कि महाराष्ट्र में। मिजोरम में है डम्फा टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व आपको जो अभी नया आया है रानीपुर टाइगर रिजर्व से लगभग 100-150 किलोमीटर में है पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक में है भद्रा नदी, तो भद्रा टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व, एक चीज और ध्यान में रखना कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में भी है, इसका एक भाग, और एक भाग महाराष्ट्र में भी है। यानी एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो 2 राज्यों में है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और हमारा जो ये बिहार का टाइगर रिजर्व है, कहाँ गया, 89 में
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसके नॉर्थ में भी एक टाइगर रिजर्व है जो नेपाल का भाग है, उसका नाम है चितवन टाइगर रिजर्व। तो चितवन टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाउंड्री एक दूसरे का टच करता है। उत्तर में जो टाइगर रिजर्व है वो चितवन टाइगर रिजर्व है नेपाल। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है और नाम दफा हम लोगों ने ऊपर देखा है। फिर मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है सतपुरा टाइगर, सतपुरा की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, तो उस तरह से आपको नाम ध्यान में रख लेना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मिट गया है, वो दिख नहीं रहा है। असम में एक और टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में सीता नदी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई चोटी भी है तमिलनाडु की। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, केवल एक सींग का गैंडा यहीं पाया जाता है। उड़ीसा में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक का। आप सभी को एक बार मैप में भी देखिएगा, आप गूगल करिएगा कि टाइगर रिजर्व इन इंडिया विथ मैप, तो आपको पूरा मैप में दिखने लगेगा। एक जंगल है छत्तीसगढ़ में, अचान कमार का जंगल, वही अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। मुदुमलाई, नाम से यह स्पष्ट है, तमिलनाडु की तरफ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। नागरहोल एक बार जैसे मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग भी करिएगा, क्योंकि कब किसी भी एग्जाम में कोई भी टाइगर रिजर्व पूछा जा सकता है, तो 2-4 बार याद कम से कम पढ़ लेना आवश्यक। और कुछ टाइगर रिजर्व के विषय में यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो भी जानना जरूरी है, नहीं तो कम से कम अपने स्टेट का टाइगर रिजर्व जानना आवश्यक। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। कर्नाटक में है बिलीगिरी रंगनाथ, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक। कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना। सतमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। इसी पीलीभीत के सांसद संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी रही है, उनके बेटे अभी पीलीभीत के एमपी हैं, क्या नाम है, वरुण गांधी। राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हरिद्वार जब आप जाइएगा तो यहाँ पे हरिद्वार के पास आपको राजा जी टाइगर रिजर्व दिखेगा। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। ओरांग टाइगर रिजर्व असम। विल्ली पुथूर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 2021 में बना था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। और 23 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब हम लोग को जानना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये हमसे पूछ सकता है कि ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। ठीक है। एक प्रजाति होती है बिल्ली प्रजाति, इसलिए बिग कैट्स। एक डोमेस्टिक कैट्स होती है जो हम लोग के घर में मिलती है, और बिग कैट्स जो होता है बिल्ली प्रजाति का। 7 प्रकार के जानवर को बिल्ली प्रजाति में रखा गया है, बिग कैट्स में रखा गया है। नाम 7 में से किसी का पूछ सकता है, इनमें से कौन सा जानवर बिल्ली प्रजाति में या बिग कैट अलायंस में नहीं है। तो 7 नाम हमें जानना है। बिल्ली प्रजाति में शेर होता है, हमें पता है, बाघ होता है, ये 2 नाम हमें आसानी से याद रहेगा। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा अभी हम लोग बात करेंगे। तेंदुआ जो हमेशा शहरों में आ जाता है, तेंदुआ की तरह दिखने वाला एक जानवर है जगुआर, जो काला भी होता है। 5वां है चीता, जो तेंदुआ की तरह ही दिखता है लेकिन ये लंबा पतला ऊंचा होता है। 5 हो गया। 6ठा नाम हमें ध्यान में रखना है प्यूमा। प्यूमा एक कंपनी का नाम है, बैट भी बनाती है। और एक और तेंदुआ है हिम तेंदुआ, बर्फों पे पाया जाता है। तो ये 7 बिल्ली प्रजाति है। इन 7 के रख रखाव के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा नरेंद्र मोदी ने टाइगर रिजर्व के 50वें वर्षगांठ पे मैसूर में किया है। इतना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इन सभी चीजों को छोड़ सकते हैं।
चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन आप छोड़ भी सकते हैं। सब कुछ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये सभी चीजें को छोड़ दीजिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें ये जानना है, नक्सलवाद के बारे में जानना है। कहीं पे गूगल करके पूरा नक्सलवाद का कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका समाधान क्या है, ये जानना महत्वपूर्ण। लेटेस्ट जो नक्सली विस्फोट हुआ है वो एक दो जानना। तो इससे पीटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, सबको एकदम छोड़ दीजिएगा। किसी भी एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछता है। ये सब पेज भरने का, समय को बर्बाद करने का तरीका है। तो यहाँ पे नेशनल करेंट अफेयर्स हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स की ओर। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला महत्वपूर्ण भाग है चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों के तिब्बती भाषा में नामकरण करने के मामले में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। ये एक मेंस का टॉपिक है, पीटी से इसको कोई मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं कि चाइना एक साम्राज्यवादी देश है और वो समय समय पे अरुणाचल प्रदेश को अपने मानचित्र में प्रदर्शित करता है। तो ये एक मेंस का टॉपिक है, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि विशेष रूप से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। आप इसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और मेंस के अनुसार अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा कोई भी टॉपिक दिया हुआ नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फिनलैंड अब नाटो का सदस्य देश बन गया है, और इससे पहले के पॉइंट्स महत्वपूर्ण नहीं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, फिनलैंड अब नाटो का सदस्य बन गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूसी सीमा से सटा नॉर्डिक देश फिनलैंड अब नाटो का सदस्य बन गया है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके नाटो का 31वां सदस्य बनने की घोषणा नाटो के महासचिव जेंस ने की है। तो यहाँ तक हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ में यह समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिनलैंड की 1300 किलोमीटर सीमा रूस से सटी हुई। अब हमारे लिए जरूरी क्या क्या है? एक जरूरी है नाटो क्या है, इसके विषय में जितने भी चीजें लिखी गई हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि नाटो से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है, पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू है, एक सेपरेट वीडियो बना के हम लोगों ने प्ले स्टोर में डाला है। यदि आप उसे पढ़ते हैं, उसका आपको एक हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा नाटो के विषय में। इसलिए यहाँ पे हम लोग उन सभी चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं। हमें समझना है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कंट्री। अब ये नॉर्डिक कंट्री क्या होता है ये हमें देखना है। तो अगर आप मानचित्र देखेंगे, इसे हम लोग मानचित्र से समझते हैं, विश्व के मानचित्र से समझने का प्रयास करते हैं। अगर पूछा जाए कि नॉर्डिक कंट्री किसे कहते हैं, ठीक है, नॉर्डिक शब्द जो है वो नॉर्थ से बना है। नॉर्डिक शब्द बना है नॉर्थ से, यानी कि उत्तरी के देशों को, जो ग्लोब में उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित हैं, उन्हीं देशों को नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। तो इसमें अब हम लोग समझते हैं कि नॉर्डिक देश क्या है। ग्लोब में आप देखिएगा, यहाँ पे नॉर्वे, ये दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा यहाँ पे डेनमार्क, 4 ये यूरोपियन कंट्री है। साथ में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उत्तरी अमेरिका से सटा हुआ ग्रीनलैंड एक देश है, जो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक देश है आइलैंड, जिसकी राजधानी रेक्याविक। मुख्यतः ये 5-6 देश मान लिए जाए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। इन 6 देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं, क्योंकि ये आर्कटिक सीमा पे, आर्कटिक सागर के आसपास स्थित है। ये सबसे निकट के वो देश हैं जो उत्तरी ध्रुव के आसपास है, इसलिए इन 6 देशों को नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, इसमें अब एक चीज ये समझना है, नॉर्डिक से निकल के एक और शब्द आपको भूगोल में विशेष रूप से मिलेगा, स्कैंडिनेवियाई कंट्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री। एग्जाम में पूछ रहा था कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री हम किसे कहेंगे, तो केवल 3 नॉर्डिक कंट्री को, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देश हैं,
इन्हें स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है, क्योंकि ये जो तीन द्वीपीय देश हैं, ये स्कैंडिनेवियाई आइलैंड पे स्थित, एक आइलैंड पे, एक द्वीप पे स्थित हैं। उस द्वीप का नाम है स्कैंडिनेवियाई द्वीप, इसलिए इन्हें स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है। इतना हमें जानना है, और फिर नॉर्डिक कंट्री की जो राजधानी वगैरह है उसे देख लेना है। और विशेष रूप से नॉर्डिक के बारे में सब कुछ जानने के लिए इसी वीडियो से संबंधित एक अलग से वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप उसे बिल्कुल देखिए। ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि भूटान के राजा या नरेश आए थे। जो भी महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण है सूडान से संबंधित, वो टॉपिक है सूडान से संबंधित, वो उसमें पीटी के क्वेश्चंस आएंगे। लिखा हुआ है गृह युद्ध की आग में झुलसा सूडान। तो पहले हम लोग एक मैप के ही माध्यम से समझते हैं आखिर सूडान गृह युद्ध में क्यों झुलस गया। सूडान एक देश है जो अफ्रीकी महादेश में, ठीक है। तो ये विश्व का भूगोल है, ये विश्व का मानचित्र है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया है एशिया में, ये वेस्ट एशिया का पार्ट है, और वेस्ट एशिया जब खत्म होता है तो एक अलग से एक महादेश शुरू होता है। ये पूरा एक महादेश है, और इस महादेश का नाम है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में एक देश है जिसका नाम है सूडान, जिसके पास अपना एक तट है अरल सागर में। पहले ये दो देश हुआ करता था, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान, लेकिन दोनों को मिला दिया गया। अब एक ही देश है सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम, ठीक है। तो अफ्रीका में एक देश है, बहुत बड़ा देश है, इजिप्ट के नीचे सूडान। यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से गृह युद्ध की स्थिति है। यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से गृह युद्ध की स्थिति है। उसके पीछे का कारण क्या है, तो यहाँ पे मानचित्र में देख लिए। अफ्रीका का ये पार्ट आप जरूर से याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। अफ्रीका का हॉर्न किसे बोला जाता है, तो सोमालिया, जिबूती और इथियोपिया, इन 3 देशों को अफ्रीका का हॉर्न बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग कारण जानेंगे कि आखिर कारण क्या है गृह युद्ध के पीछे का। हम लोग कारण देख लेते हैं कि कारण क्या, गृह युद्ध होने के पीछे कारण क्या है। सूडान में गृह युद्ध होने के पीछे कारण क्या है, तो मुख्यतः एक ही कारण है। कारण यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में देखेंगे। देखिए वहां पे एक राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखना है। सूडान में एक राष्ट्रपति है जिनका नाम है अब्दुल या अब्देल फतेह। एक ये 2 भाग है, अभी राजनीति 2 धड़ों में बटी हुई है सूडान में। इसका एक धड़ा राष्ट्रपति अब्दुल फतेह है, और इनके समर्थन में एक पारामिलिट्री है, अर्धसैनिक बल है। उस अर्धसैनिक बल का नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स। रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है राष्ट्रपति के समर्थन में है, तथा इन्हीं राष्ट्रपति के एक साझेदार थे जिनका नाम है मोहम्मद हमदान। ये दूसरा धारा है मोहम्मद हमदान, ठीक है, मोहम्मद हमदान। और इनके समर्थन में एक सैन्य बल, यानी कि एक ये व्यक्ति है मोहम्मद हमदान, एक ये व्यक्ति है अब्दुल फतेह। इनके सपोर्ट में एक फोर्स है रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये एग्जाम में पूछेगा, रैपिड सपोर्ट फोर्स कहाँ का है, तो सूडान का है। और मोहम्मद हमदान के सपोर्ट में है सैन्य बल, ठीक है। इन 2 धड़ों के बीच मतभेद हुआ, और जिसके कारण गृह युद्ध की स्थिति आ गई। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह चाहते थे कि मेरा तानाशाही व्यवस्था चलते रहे, और मोहम्मद हमदान जो इन्हीं के साथ काम कर रहे थे, इनके जूनियर थे, ये चाहे कि अब हम राष्ट्रपति बन। तो इन दोनों के लड़ाई के कारण वहां एक गृह युद्ध की स्थिति आ गई। तो गृह युद्ध की स्थिति आ गई, तो इससे हमारा क्या संबंध है, इससे हमारा ये संबंध है दुनिया का कोई भी देश हो वहां पे भारतीय बिल्कुल मिले। तो वहां पे 3100-3200 भारतीय हैं। तो अब वो गृह युद्ध में फंस गए, तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन कावेरी चलाया, जो हमारे एग्जाम में पूछेगा ऑपरेशन कावेरी क्या है। ऑपरेशन कावेरी चलाया, और वायुसेना के मदद से ऑपरेशन कावेरी चलाकर वायुसेना के मदद से लगभग 2200 भारतीयों को सुरक्षित भारत में ले आए। यही एक अभियान है ऑपरेशन कावेरी वायुसेना का, जिसके मदद से लगभग 2200 भारतीयों को सूडान से निकाल के लाया गया है, जिसमें हमारी एक पड़ोसी देश है सऊदी अरब।
सऊदी अरब ने मदद किया है। उन भारतीयों को वायुसेना ने पहले जेद्दा एयरपोर्ट पे लाए। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक है जेद्दा एयरपोर्ट। यहीं पे लोग उतर के मक्का मदीना की यात्रा पे जाते हैं और वहां से जेद्दा एयरपोर्ट से ये लोग गुजरात आ गए। ठीक है, विशेष रूप से गुजराती लोग ही सूडान में आयुर्वेदिक दवाओं के बिजनेस के लिए प्रत्येक वर्ष जाते हैं, तो इन लोगों के मदद से जाया गया है। अब हम लोग एक बार फिर से मानचित्र की ओर लौटते हैं और देखते हैं कि रास्ता क्या रहा होगा आने का, ताकि भारत के आसपास जो देश है उसको भी हम लोग लगातार देखें और चीजें ज्यादा स्पष्ट हो। यहाँ पे भारत है, ये गुजरात का पार्ट है। गुजरात के लोग आयुर्वेदिक दवाओं का बिजनेस करने के लिए जहाज से, पानी वाले जहाज से या वायुसेना से सूडान जाते हैं। यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति होती है, क्योंकि अब हमें पहले से पता है कि उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान था। उस अलग बात है कि एक देश बन गया है, लेकिन अभी भी भावनाएं एक नहीं हुई हैं, इसलिए सूडान में युद्ध होता रहता है, गृह युद्ध होता रहता है। तब अब वायुसेना के मदद से पहले क्या किया गया है कि ये जो सऊदी अरब है, हम देख रहे हैं कि सूडान के जस्ट बगल में एक पड़ोसी देश अरल सागर इन दो देशों को बांटता है। सूडान को और सऊदी अरब को अरल सागर बांटता है। तो यहाँ से वायुसेना सऊदी अरब लाई और सऊदी अरब से फिर गुजरात आया गया है। ठीक है, तो सऊदी अरब क्यों मदद किया है? इसलिए मदद किया है कि ये एशिया का एक देश है। सऊदी अरब से भारत की स्थिति बेहतर है और इसका ये पड़ोसी देश है सऊदी अरब, इसलिए पहले भारतीयों को सऊदी अरब लाया गया। तो इन सभी में आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो आप बताइएगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने का एक अभियान है, जिसमें सऊदी अरब ने मदद की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सऊदी अरब के राष्ट्रपति कौन है, वो पूछा जा सकता है। अब हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में जो जो चीजें दी हुई हैं इनसे संबंधित वो हम लोग एक बार देख लेते हैं और किस प्रकार से चीजों को पढ़ना है, और ताकि प्रतियोगिता दर्पण तेजी से 1 से 2 दिन में ही खत्म हो जाए। हम लोग जानेंगे कि गृह युद्ध की आग में सूडान झुलस गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, विगत 4 वर्षों में 2 बार सैन्य तख्ता पलट झेल चुका अफ्रीकी देश सूडान अब भीषण गृह युद्ध में झुलस रहा है, जो सऊदी अरब के बगल में। यहाँ भी ये एक मुस्लिम कंट्री है। अब्दुल फतेह अल बुरहान के नेतृत्व वाले सैन्य शासन में साझेदार रहे अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने देश के शासन पर नियंत्रण वाले सशस्त्र बलों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया। यानी कि 2 फोर्सेज आपस में लड़ाई करनी, एक अर्धसैनिक बल है और एक सशस्त्र बल है, दोनों के बीच लड़ाई हुआ है। अर्धसैनिक बल सपोर्ट कर रहा है अब्दुल फतेह को और सशस्त्र बल सपोर्ट कर रहा है एक अलग व्यक्ति को, मोहम्मद हमदान को। तो इन्हीं के बीच युद्ध हुआ है, गृह युद्ध हुआ है। फिर इतने चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, वही सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। खार्तूम सूडान की राजधानी है, वो दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है कि जेद्दा एयरपोर्ट पे लाया गया है। इतने चीजों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सभी पॉइंट को जानना आवश्यक नहीं। अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। ये खुद एक पीटी का क्वेश्चन हो गया। ये एससीओ की बैठक कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। तो उसे जाने उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एससीओ का मतलब होता क्या है। एक पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं, एससीओ जिसे कहेंगे, एस से शंघाई, सी से कॉर्पोरेशन माफ करिएगा, शंघाई सहयोग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो ये हो गया शंघाई सहयोग संगठन। एशिया का एक संगठन है शंघाई सहयोग संगठन। ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसी संगठन में मुख्यतः 8 देश सम्मिलित हैं। इसके 8 देश सदस्य हैं, ये ध्यान में रखना है। ये 8 देश इसके सदस्य हैं। ये 8 देश कौन कौन है? सी से चाइना। अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं पॉइंट वाइज करके, तो सबसे पहले हम देखेंगे रशिया के नीचे है चाइना के नीचे है इंडिया। ये 3 मुख्य शंघाई सहयोग संगठन के देश हो गए। जिस संगठन में इंडिया होता है, बहुत संभावना है उसमें पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान है। 4 हो गया यहाँ पे। पाकिस्तान के बाद 4 इसके मध्य एशियाई कंट्री है। मध्य एशियाई कंट्री में जो सबसे बड़ा मध्य एशियाई कंट्री है कजाकिस्तान, वो इसका सहयोगी है। के से ही है एक किर्गिस्तान, बाबर जिसका
नागरिक था उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें है, और एक है ताजिकिस्तान। तो मध्य एशिया में 5 देश है, जिसमें 4 देश संघाई सहयोग संगठन के हैं। अफगानिस्तान संघाई सहयोग संगठन का नहीं है, ये हमें याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा संघाई सहयोग संगठन में कौन से 8 कंट्री है, तो इसे हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं, या फिर यही 8 कंट्री क्यों महत्व इस संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है, तो एशिया के मैप को अगर हम लोग ध्यान से देखें और हम लोग को याद संघाई सहयोग संगठन को इस प्रकार करना, संघाई एक शहर है चाइना में, तो चाइना तो होगा ही। तो यहाँ पे है रशिया, इस संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य है। मंगोलिया नहीं है। रशिया के नीचे चाइना इसका एक सहयोग संगठन है। भारत इसका एक सदस्य हो गया। 3 भारत है तो पाकिस्तान होगा ही। 4 और ये जो कंट्री है ये मध्य एशियाई कंट्री कहलाते हैं। ये जो कंट्री है ये मध्य एशियाई कंट्री है, मिडिल एशिया कहलाता है। ये इस रीजन को मिडिल एशिया कहते हैं। कभी कभी सब अफ्रीका को भी अफगानिस्तान को भी ले लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः यही 5 देश मध्य एशियाई देश है, जो कभी 1990-91 से पहले संयुक्त रशिया के ये पार्ट थे, सोवियत संघ के पार्ट थे। इसमें सबसे बड़ा मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान, वो है किर्गिस्तान जो चाइना से सटा हुआ है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 देश। तुर्कमेनिस्तान इसका सहयोगी देश नहीं। ठीक है, तो इतना इसका सहयोगी देश है। और इसी एससीओ में अभी नई दिल्ली में बैठक हुई है रक्षा मंत्रियों की, जिसमें राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की थी। हमें केवल इतना ही जानना है। तो जितना हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उतना ही जानना आवश्यक है, बिना मतलब ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ये पीटी का पॉइंट है कि नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। डेट वगैरह जानने कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब इसके सदस्य देश हैं। 2 पर्यवेक्षक देश भी इस बार शामिल हुए थे, जो जानना आवश्यक नहीं है। आप बस इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। जितना हम लोग डिस्कस किए हैं वही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इन सभी चीजों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल चीजें खत्म हो गई हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। प्रतियोगिता दर्पण का तीसरा भाग है आर्थिक और वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला टॉपिक है मौद्रिक नीति। इस मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होती है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, वो प्रत्येक 2 माह पर की जाती है। मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मौद्रिक नीति है, जिसे इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, इससे संबंधित एक संपूर्ण वीडियो प्ले स्टोर में है, वहां से देखा जा सकता है और इससे समय बचाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे यदि मौद्रिक नीति की चर्चा की जाएगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ समझना है मौद्रिक नीति को। मौद्रिक नीति क्या होता है, कैसे काम करता है, रेपो रेट वगैरह क्या होता है, इसके चेंज होने से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीजों के बारे में, और साथ में ये प्रत्येक प्रतियोगिता दर्पण में प्रति माह दिया जाता है। साथ में ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रमुख बैंकिंग दर, जिसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसडीएफ है, एमएसएफ है, बैंक रेट है, सीआरआर है और एसएलआर है, इन सभी चीजों की चर्चा उस वीडियो में की गई है। तो काइंडली प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं क्या परिवर्तन होता है वो, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी चीजों को डिस्कस एक सेपरेट वीडियो में किया गया है, और उस वीडियो की मदद से प्रत्येक मंथ में जो ये मौद्रिक नीति रहती है उससे हेल्प मिलेगी। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण भार, वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमें ये पूरा डेटा वगैरह जानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ ये जानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या। हमें सिर्फ जानना है इस पॉइंट के बारे में कि कुल विदेशी ऋण हमारा 613.1 अरब डॉलर है। इतना पैसा हम लोग ऋण लिए हुए हैं, विदेशी ऋण। वर्तमान में 613.1 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है। एक ये क्वेश्चन। दूसरा यहाँ इससे जानना है कि जीडीपी का प्रतिशत कितना है। तो मान लीजिए हमारा जीडीपी 100 है, तो उसका 19.1%, उसका 19.1% यानी 19.1%, जीडीपी का 19.1% कुल
विदेशी ऋण है। बस यही दो चीजों को हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है और सभी चीजों को छोड़ देना है। कोई भी चीज हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप एग्जाम में देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए इंडियन इकोनॉमी का, इतना ही 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछता है। अब पॉइंट नंबर 3 है, 2022 और 23 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में 6% की वृद्धि हुई है और आयात में वृद्धि 16% से अधिक रही है। तो फिर से इतने डेटा में उलझना नहीं है। आयात और निर्यात के विषय में हमें समझना ये है कि 2022 और 2023 में आयात कितना हुआ और निर्यात कितना हुआ, यानी कि एक्सपोर्ट कितना हुआ है 2022-23 में। तो इस डेटा को याद रखना है, 770.18 अरब डॉलर, इस डेटा को याद रखना है। और आयात कितना हुआ है, इंपोर्ट हुआ है 892.18 अरब डॉलर, यानी निर्यात कम हुआ है और आयात ज्यादा हुआ। तो ट्रेड बैलेंस कितना है, व्यापार शेष कितना रहा है, तो 122 अरब डॉलर, हम लोग डिफिसिट में है। 122 अरब डॉलर का आयात अधिक हुआ है। एक अच्छा अर्थव्यवस्था वो माना जाता है जिसमें निर्यात ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। एक्सपोर्ट मतलब कि हम लोग अपने सामान को, सेवा विदेश में भेजें, और आयात मतलब होता है सेवा या सामान को खरीदा जाए, भारत में लाया जाए। तो 122 अरब डॉलर का सामान या सेवा ज्यादा हम लोग मंगा रहे हैं। हम लोग का ध्यान निर्यात की ओर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतना ही चीज हम लोग को एग्जाम के लिए जानना है और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी डेटा से सिर्फ डराया जाता है, उलझाया जाता है। अब हमें देखना है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें जो जानना है वो हम लोग देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी हमारा जो मुद्रा भंडार है फॉरेन एक्सचेंज का, वो कितना है। तो एक रिपोर्ट है विदेशी मुद्रा भंडार का, मार्च 2023 का रिपोर्ट, जो सबसे लेटेस्ट है। उसके अनुसार ये जो डेटा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है 578.449, अब 449 को छोड़ भी सकते हैं। 578 अरब डॉलर का हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है और ये मुद्रा भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है। जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार अधिक होता है उसकी अर्थव्यवस्था अधिक मानी जाती है। तो एक ये डेटा हमें जानना है। 778 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार बनता कैसे है, तो देखिए भारत का जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी है, उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की। इन 1, 2, 3, 4 इन 4 चीजों से मिलके विदेश का पैसा हमारे पास जमा होता है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, फॉरेन करेंसी एसेट्स की होती है। यानी परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। सिर्फ यही जानना है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, तो विदेशी परिसंपत्तियों की है। एक दूसरे नंबर पे सोना, हम लोग गोल्ड के रूप में फॉरेन करेंसी को रखे हुए हैं, नंबर 2। और विशेष आहरण अधिकार, चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास सुरक्षित राशि, हमारी कुछ राशि IMF के पास भी है, वो भी हमारी विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि IMF के पास सुरक्षित राशि विदेशी मुद्रा भंडार। हमें सब सेफ एंड साइड ये देखना है फॉरेन करेंसी एसेट्स अर्थात विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी विदेशी मुद्रा में इसी की है। नंबर 2 पे गोल्ड की है। ठीक है, इन 2 चीजों को हम लोग देख लिए। इसके अलावा ये सभी जितने भी चीजें हैं, आप सभी इन सभी चीजों को छोड़ दीजिए, पढ़ने से कोई लाभ नहीं, किसी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जानना है ये लाइन, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, चीन का स्थान दूसरा। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, सबसे अधिक बिजनेस यदि किसी से हो रहा है तो अमेरिका से हो रहा है, उसके बाद चाइना से हो रहा है। अमेरिका से नंबर 1, चाइना से नंबर 2। इन 2 देशों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, अमेरिका और चाइना, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ठीक है, इसके अलावा आप इन सभी चीजों को छोड़ दी, इन किसी भी चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं है, पढ़िएगा समय बर्बाद होगा। अगला देखना है देश के
देश के रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतर स्तर पे गए हैं, तो उसमें हमें सिर्फ जानना है कि लेटेस्ट डाटा, ये डेटा 2022-23 में जो रक्षा निर्यात हुआ है वो 15,920 करोड़ रुपया का हुआ है। 15,920 करोड़ रुपया का रक्षा निर्यात हुआ है। रक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका निर्यात किया गया है। ये सबसे लेटेस्ट डाटा है। लगभग 16,000 करोड़ रुपया का हम लोग रक्षा निर्यात किए हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि 16-17 में जहां मात्र 1,500 करोड़ रुपया का रक्षा निर्यात था, ये लगातार बढ़ते हुए बहुत बड़ा जंप लिया है। 15,920 करोड़ रुपया का रक्षा निर्यात हो गया है। और कुछ भी आप मत पढ़िए। उसके बाद हमें जानना है भारत के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में सुधार। पहले तो हमें ये समझ लेना है कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक की मांग इतनी अधिक क्यों? इसके पीछे कारण है भारत में आजकल अमेजॉन है, भारत में हमारे पास फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो होम डिलीवरी करवा रही, यानी कि ट्रेड जो हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बहुत ज्यादा हो रहा है, और प्रयास कंपनी का ये है कि होम डिलीवरी कराया जाए, इसलिए लॉजिस्टिक की मांग भारत में बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो हम लोग देखेंगे कि एक इंडेक्स होता है, बस इसमें समझना है, एक इंडेक्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, वो जारी वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। तो उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो देखना है, या उसमें जो इंडेक्स में नंबर कितना है। तो एक हम लोग को जानना है सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर लॉजिस्टिक इंडेक्स में 1 नंबर पर है, और 38 नंबर पे इंडिया है। बस इतना ही हमें जानना है। लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत 38 और सिंगापुर नंबर 1 है। उसके अलावा आप जो भी डेटा है आप सब कुछ छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, समय की बर्बादी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम लोगों को देखना है भारत का जो आयात और निर्यात होता है। तो सबसे जो लेटेस्ट डेटा है निर्यात में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्यात में एक्सपोर्ट सबसे अधिक किस चीजों का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? तो इंजीनियरिंग गुड्स का, इंजीनियरिंग के सामान का सबसे अधिक एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में भेजा जाता है। तो नंबर 1 पे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स का निर्यात 1 नंबर, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद का 2 नंबर पे, रत्न एवं आभूषण जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। इन 3 चीजों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और कम से कम नंबर 1 पे जो लेटेस्ट डेटा है इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे अधिक एक्सपोर्ट होता है, पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे अधिक एक्सपोर्ट होता है, रत्न एवं आभूषण का। मंगवाते किन सामानों को है? आयात हमें देखना है पेट्रोलियम और खनिज तेल, जहां एक्सपोर्ट पेट्रोलियम उत्पाद का दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा था। तो सबसे अधिक आवश्यकता पेट्रोल की पड़ती है भारत में, पेट्रोलियम चीजों की पड़ती है, डीजल है, पेट्रोल है, इन सभी चीजों की। और खनिज तेल की सबसे अधिक आवश्यकता भारत में पड़ती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर मल्टी व्हीलर हमारे पास बहुत अधिक है। तो पेट्रोलियम और खनिज तेल की आवश्यकता सबसे अधिक है, सबसे अधिक आयात इन चीजों की होती है। नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, 3 नंबर पे कोयला है, 5 नंबर वाला भी ध्यान रखिएगा, सोना 5वें नंबर पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और कुछ नहीं जानना है। अगला हमें जानना है कि कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ हुआ। केरल में एक शहर है कोच्चिन, यहाँ पे देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई। भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कोच्चिन में हुई है। इसके अलावा आप सभी चीजों को हटा दीजिए, आवश्यक नहीं। अब हमें जानना है विश्व के अरबपति में। एक पत्रिका है फोर्ब्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है, और फोर्ब्स पत्रिका में कुछ अरबपतियों की सूची दी गई है। इसमें एक व्यक्ति का जो नाम दिया गया है, लेकिन अब लेटेस्ट डेटा में ये फिर से चेंज हो गया है। और सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा है उनका नाम एलन मस्क है, अमेरिका के। ये कुछ दिनों के लिए रहे थे, फिर ये हट गए हैं। एलन मस्क अमेरिका के, जो टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक हैं, ये इनके पास सबसे अधिक पूरे दुनिया में पैसा है। बस एक ही नाम हमें जानना है और सभी को हटा देना है। इसमें एक नाम और जानना है मुकेश अंबानी का, कि पूरे दुनिया में 9वें नंबर के अरबपति हैं, और ये नौवां नंबर बहुत दिनों से कायम रखे हुए। तो विश्व के अरबपति में मुकेश अंबानी नंबर 1 है। भारत के अरबपति में एक बार फिर से मुकेश अंबानी नंबर 1 हो गए। विश्व में नंबर 9
और भारत में नंबर 1। गौतम अडानी फिर से 2 नंबर पे चले गए हैं। शिव नाडार HCL के मालिक शिव नाडार भारत में तीसरे नंबर के अरबपति हैं। चौथे नंबर पे साइरस पूनावाला, जिनकी एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट, जिन्होंने कोविशील्ड बनाया है, कोविशील्ड इंजेक्शन। ये 4 नंबर के अरबपति और 5 नंबर पे लक्ष्मी मित्तल। यहाँ पे मुकेश अंबानी पे बस फोकस करना है। विश्व के अरबपतियों में 9 नंबर पे और भारत के अरबपतियों में 1 नंबर पे। और कुछ भी नहीं जानना है, सबको आप हटा दीजिए, पढ़ने से समय की बर्बादी होगी। इन सभी चीजों को काट दिया जाए, कोई मतलब नहीं है। पर 1 मिनट, जनसंख्या रिपोर्ट भी है। शायद जनसंख्या रिपोर्ट अभी मुझे दिख नहीं रहा है, हम यहाँ पे साइड में बता दे रहे हैं, आप प्रतियोगिता दर्पण में देखिएगा। अभी एक जनसंख्या रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की जो जनसंख्या रिपोर्ट आई है उससे जानना आवश्यक है। और संयुक्त राष्ट्र की जो जनसंख्या रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। पॉपुलेशन 142.9 करोड़ हो गया। 142.9 करोड़ भारत की जनसंख्या है। नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे अमेरिका है, नंबर 4 पे इंडोनेशिया है और नंबर 5 पे पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास है, उतनी जनसंख्या जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो अब हम लोग जनसंख्या में नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पे है, ये ध्यान रखना है, नंबर 3 अमेरिका नंबर 3 है जनसंख्या में, इंडोनेशिया नंबर 4 है, पाकिस्तान नंबर 5 है। बस इतना हमें जनसंख्या में जानना है। 11 जुलाई जानना है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतियोगिता दर्पण में अब चौथा भाग है नवीनतम सामान्य ज्ञान। इस नवीनतम सामान्य ज्ञान में पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उद्योग व्यापार जगत के संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ये अजय सिंह हैं, यही एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे हमें एसोचैम के विषय में थोड़ा सा जानना है कि एसोचैम होता क्या है। देखिए, एसोचैम एक संगठन है। क्या है एसोचैम? एसोचैम एक संगठन जिसके वर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह बने हैं। ASSOCHAM एसोचैम, इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग का ये एक संगठन, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एसोचैम का फुल फॉर्म होता क्या है। यानी कि ये एक निजी संस्थान है, सरकारी संस्थान नहीं है, व्यापारियों के द्वारा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बनाया गया है और वर्तमान में अजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। टाटा, बिरला, इन लोगों का इसमें बहुत योगदान है। और ये संगठन जो है वो भारत में जो निजी व्यापार है, भारत में जो निजी उद्योग है, उसका दिशा निर्देशन करता है। अगला प्रश्न है LIC से संबंधित। तो सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन अभी बनाए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। उसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण है चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार। चमेली देवी जैन धर्म की पहली महिला है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल गई थी। उन्हीं के नाम पे जैन धर्म के लोगों ने जैन पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत की चमेली देवी के नाम पे। और इस बार न्यूज मिनट्स की, यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यूज मिनट की सह संस्थापक व प्रधान संस्थापक धन्य राजेंद्रन को चमेली देवी पुरस्कार दिया गया। तो धन्य राजेंद्रन को चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इन सभी चीजों को आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है KK बिरला फाउंडेशन से संबंधित। KK बिरला फाउंडेशन
तीन प्रकार के सम्मान को वितरित करती है। एक है सरस्वती सम्मान, एक है व्यास सम्मान, एक सरस्वती सम्मान है, एक व्यास सम्मान है और एक बिहारी पुरस्कार। बिहारी एक कवि थे जो राजस्थान के रहने वाले थे, न कि बिहार। ठीक है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी के बिरला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान शिव शंकरी देवी को दिया है। यही शिव शंकरी देवी है जिनको के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है शूरवांशम, और इसी के लिए शूरवांशम से के लिए शिव शंकरी देवी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। 1991 में इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। अगला है, एक चीज आप जान सकते हैं कि जो व्यास सम्मान सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा हिंदी के लिए दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण है व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को, जो पिंक कलर से लिखा हुआ है, ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना के लिए 2022 का दिया गया। बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार देती है। तो राजस्थान के डॉक्टर माधव हांडा को एक पुस्तक है पंचरंग चोला पहाड़ सखी रे के लिए ये व्यास सम्मान, माफ करिएगा, बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे खेल के क्षेत्र में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण। खेल के क्षेत्र में देखना है, यहाँ पे एक पुरस्कार होता है विजडन पुरस्कार। विजडन एक पत्रिका है जो 150-200 सालों से चली आ रही है, छप रही है। क्रिकेट का बाइबल इस पत्रिका को कहा जाता है, जो इंग्लैंड से प्रकाशित होती है। उसने विजडन ने बेन स्टोक को और साथ में बेथ मुनी को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। बेन स्टोक और बेथ मुनी को, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1864 से लगातार प्रकाशित हो रही विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चयन किया है और बेन स्टोक्स को और बेथ मुनी को यह सम्मान दिया गया है। और भारत में सूर्य कुमार यादव को T20 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। 1864 से यह पत्रिका लगातार छप रही है। अभी विजडन ने 5 क्रिकेटरों को अपने एक साल में शामिल किया है, उसमें इस बार हरमनप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है। विजडन जो प्रत्येक वर्ष 5 खिलाड़ियों को शामिल करता है, उसमें से सबसे पहले शामिल किए हुए थे रणजीत सिंह को। बस, और आगे कुछ नहीं जानना है, इतना एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं। फिर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है ये भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद CR राव। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेसर CR राव, यही है प्रोफेसर CR राव। प्रोफेसर CR राव को सांख्यिकी के क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, और ये सांख्यिकी के क्षेत्र का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसे सांख्यिकी के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। अगला है फेमिना मिस इंडिया। पूछेगा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है। और बनी कौन, तो अगले पेज में देखिएगा, उनका नाम है नंदिता गुप्ता। इनका नाम है मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता। मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता को यह प्राइज मिला है। और जो मिस इंडिया वर्ल्ड होती हैं वो सीधे मिस यूनिवर्स के लिए क्वालिफाई कर जाते। ठीक है, अब और कुछ भी नहीं जानना है। फिर अब हमें जानना है किरण नाडार के बारे में। किरण नाडार को फ्रांसीसी सम्मान अभी मिला है। ये जो पिंक से है वही पढ़ना है। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किरण नाडार को फ्रांसीसी सम्मान दिया गया है। हम लोग को बस इतना ही जानना है। फिर फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। फिल्म फेयर के बारे में 2-4 चीजें जाननी। अभी वर्ष 2022 का 68वां फिल्म फेयर मिला है। उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावारी को दिया गया है, निर्देशक संजय लीला भंसाली है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावारी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावारी, निर्देशक संजय लीला भंसाली। ये महत्वपूर्ण है। क्रिटिक्स चॉइस के लिए बधाई 2 महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव
बधाई 2 के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का हम लोगों ने बात कर लिया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस में संजय मिश्रा को दिया गया। मुख्यतः इन्हीं 2 का नाम हमें ध्यान रखना है। फिल्म फेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, और हमें कुछ भी जानना आवश्यक नहीं है। एक प्रतियोगिता दर्पण में रहता है कि इस महीने किनका किनका निधन हुआ, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के विषय में हमें जानना है। ये अपने गांव बादल के, पंजाब में गांव है बादल, बादल गांव के वार्ड काउंसलर थे। वहां से राजनीति शुरू करके ये सबसे युवा पंजाब के मुख्यमंत्री बने और एक समय सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री भी ये बने थे। सबसे युवा मुख्यमंत्री और सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री पंजाब के बने, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1970 में ये मुख्यमंत्री बने थे, उस समय सबसे युवा थे, और 2017 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री। इसलिए निधन से संबंधित प्रश्न पूछता नहीं, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक, क्योंकि इनके नाम के बिना पंजाब की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। अकाली दल के ये प्रमुख थे। कौर सिंह के विषय में जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि निधन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब हम लोग सीधा आएंगे वर्ष, दिवस और सप्ताह से संबंधित। जिसपे पिंक लाइन है वही पढ़ना है। 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस होता है, ये जानना आवश्यक है। 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस होता है, ये जानना आवश्यक। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को होता है, ये महत्वपूर्ण है। 5 अप्रैल का महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय नौवहन दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय नौवहन दिवस, ये महत्वपूर्ण है। और 5 अप्रैल को ही समता दिवस मनाया जाता है, बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन पे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, बिहार के रहने वाले। फिर विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ये आप पढ़िएगा, इसलिए कि 6 अप्रैल 1896 को सबसे पहले ओलंपिक यूनान में शुरू किया गया था फिर से, और एकदम प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व को यूनान में हुआ था, ऐसा इतिहास बताता है। तो 6 अप्रैल को पहली बार ओलंपिक शुरू किया गया एथेंस में। उसी की याद में प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य दिवस, ये अधिकांश लोगों को पता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल महत्वपूर्ण है विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी की जो शुरुआत है वो जर्मनी में हुई है। जर्मनी एक जर्मन जनक थे, होम्योपैथी के जर्मन जनक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन पे विश्व होम्योपैथी दिवस मनाई जाती है। 11 भी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11 अप्रैल गांधी जी की मां कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल हम सभी लोग जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ठीक है। फिर 18 अप्रैल महत्वपूर्ण है विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल ये महत्वपूर्ण है। फिर 21 अप्रैल महत्वपूर्ण है सिविल सर्विसेज डे, सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और ये ध्यान में रखना है 22 मार्च है जल दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस महत्वपूर्ण है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। और 23 अप्रैल को ही खोंग जॉम दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। रीजनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। खोंग जॉम दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने मणिपुर की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी, तो उनके शहादत के दिवस को खोंग जॉम दिवस के रूप में विशेष रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। हमारे सचिन तेंदुलकर का जन्म भी 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, उससे को रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस है, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। 26 को ध्यान में रखना है विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस महत्वपूर्ण। 29 को अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व दिवस, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर पुस्तक में हमें सिर्फ 2 नाम ध्यान रखना है पुस्तक में, और किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 नाम शरद पवार ने एक पुस्तक लिखी है, एक अपनी आत्मकथा लोक मांझे संगति, मराठी भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है लोक मांझे संगति, ये महत्वपूर्ण है। लोक मांझे संगति मराठी भाषा में शरद पवार ने लिखी है। महाराष्ट्र में एक सीट है बारामती, ये इनकी सीट मानी जाती है। अब इनकी
बेटी इस सीट पे खड़ी होती है। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी जो भारतीय मुस्लिम थे, फिर वो अमेरिका चले गए। सैटेनिक वर्सेस वगैरह इन्होंने पुस्तक भी लिखी। अगला फेस्ट मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल में श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न नाम दिया गया है मिलेट्स को, जो मोटे अनाज होते हैं। अभी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस भी चल रहा है। श्री अन्न महोत्सव मिलेट्स महोत्सव जोधपुर में मनाया गया है। श्री अन्न महोत्सव पूछेगा श्री अन्न महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में मनाया गया है। और हम लोग जानते हैं मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत में नंबर 1। अगला हमें जानना है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मनाई गई है, बस इतना ही हमें जानना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और ऑपरेशन कावेरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक पिछले साल यूक्रेन में जो हमारे नागरिक फंस गए थे, उसके लिए ऑपरेशन गंगा का आयोजन हुआ था। गंगा ऑपरेशन शुरू किया गया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ये हम लोग डिस्कस पहले भी किए हैं। कोप इंडिया 2023 इंपॉर्टेंट है। कोप इंडिया 2023 ये क्या है? ये एक अभ्यास है, ये एक संयुक्त अभ्यास है, वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत और अमेरिका के ही बीच कोप इंडिया होता है वायु सेनाओं का। अभी कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में हुआ है। पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास। एक वायु सैनिक, देखिए सैन्य अभ्यास से संबंधित एक प्रश्न लगभग रहता है, इसलिए जानना आवश्यक है। 1 साल का जो भी अभ्यास है, बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरियन में भारत की भागीदारी। एक बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरियन में हुआ है। फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के मॉन्ट डे मार्सन स्थित। हमें सिर्फ ये जानना है ओरियन, बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरियन नाम है। बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास का नाम है ओरियन। इसमें भारत की भागीदारी हुई है और ये ओरियन अभ्यास फ्रांस में हुआ है। सिर्फ हमें यही जानना है। उसके बाद जानना है एक अभ्यास एक्सरसाइजर अजय वॉरियर 2023। एक्सरसाइजर अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण ब्रिटेन में मनाया गया है। सिर्फ हमें जानना है एक्सरसाइजर अजय वॉरियर 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, इस साल ब्रिटेन में मनाया गया है, अभ्यास किया गया है। ठीक है, अब है एक्सरसाइज इनियोचोस। एक्सरसाइज इनियोचोस 2023 ग्रीस की वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास इनियोचोस मनाया गया। पहले जानना है कि इनियोचोस एक वायुसेना अभ्यास है जो यूनान में मनाया गया है, जिसमें भारत की भागीदारी हुई है। भारत की सुखोई इसमें शामिल हुई थी और C-17 विमान इसमें शामिल हुआ था। नौसैनिक अभ्यास एक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास। एग्जाम में पूछता है कि कैसा अभ्यास है, थल सेना, जल सेना या नौसेना। तो नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है, किनके बीच हुआ है, तो यही 3 प्रश्न रहता है। तो नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स जो हुआ है और भारत और किन देशों के बीच, भारत उसमें एक रहेगा ही। तो स्लाइनेक्स एक युद्ध अभ्यास है नौसेनाओं का भारत और श्रीलंका के बीच। स्लाइनेक्स SL से श्रीलंका और IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। तो स्लाइनेक्स एक नौसैन्य अभ्यास है। इंडिया श्रीलंका जो है वो समुद्र के बॉर्डर को साझा करता है, तो नौसेना अभ्यास ही होगा। कोलंबो के तट पर हुआ है। ठीक है, पिछले बार प्रतियोगिता दर्पण में एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो इसमें दे दिया गया था 136 नंबर, जबकि आंसर होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126 है। ये आप लोग सुधार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान अभी 126वां। थोड़ा सा और बच गया खेल से संबंधित। खेल से संबंधित ये महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि 5 भारतीय क्रिकेटर को MCC की मानद सदस्यता मिली। MCC की सदस्यता मिली है। MCC मतलब होता है M फॉर मैरिलबॉर्न। मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब नहीं होता है, मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC का नाम है। मानद सदस्यता मिला है 5 क्रिकेटरों को, यहाँ से नाम देख लेना है। आजीवन सदस्यता होता है अभी धोनी को, युवराज को, रैना को, 2 महिला में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को
इन 5 लोगों को मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता मिला। झूलन गोस्वामी को नदिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है और दुनिया में सबसे अधिक विकेट लेने वाली ये इंटरनेशनल इंडियन प्लेयर है झूलन गोस्वामी। आगे फिर हर प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न है एशियाई बैडमिंटन चैंपियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत छाया हुआ था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जानना है, जो यहाँ पे अंडरलाइन है, यही 2 लड़कों ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है युगल में। तो युगल में जो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता गया है वो सात्विक साई और चिराग शेट्टी की युगल पुरुष युगल ने जीता है। सात्विक साई इनका नाम है और चिराग शेट्टी इनका नाम। इन दोनों ने मिलकर बैडमिंटन में एशिया लेवल पे चैंपियनशिप युगल में जीता है। बस इतना ही नाम जानना है, ये सभी चीजें नहीं पूछेगी हमसे। पूछेगी अभी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इतना याद रहता नहीं है। टेनिस में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, उसे छोड़ देना है। शतरंज में एक नाम जानना है, ये चाइना के हैं, इनका नाम है डिंग लीरेन ने अब शतरंज के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। बस इतना ही हमें जानना है। डिंग लीरेन शतरंज में अब नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। और अंतिम प्रश्न हमें जानना है, निशानेबाजी का अभी विश्व कप हुआ था, उसमें भारत का स्थान दूसरा है। 1 नंबर पे चाइना है 12 मेडल के साथ, 7 मेडल के साथ भारत है, ये दूसरे स्थान पर है। बस इतना ही हमें जानना है। और जो निशानेबाजी की जो विश्व प्रतियोगिता हुई है वो भोपाल में हुई है, जो यहाँ लिखा हुआ है। इतना ही हमें जानना है और यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो जाता है। जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, यदि इतना आप करते हैं तो 1 महीने का प्रतियोगिता दर्पण बहुत बेहतर तरीके से समाप्त हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारा डेटा रहता है, सबको पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए बहुत चीजों को छोड़ दिया जाता है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई तरह की जिज्ञासा प्रश्न होगा तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।